Good morning, my dear students. How are you all? Hope so. You all are good. All are fine. So, students, you know very well our chapter Human Health and Disease is going on. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में आपको काफ़ी कुछ कवर अप करा दिया है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, व्हाट इज डिजीज, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ. ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ डिजीज, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताए थे मैंने, कुछ बेसिक टर्म्स, एपिडेमियोलॉजी, ईटियोलॉजी. ठीक है ना, प्रिवेंटिव मेजर्स बताए थे मैंने आपको. काफ़ी कुछ मतलब मैंने काफ़ी कुछ करा दिया है आपको, जितना भी बेसिक सा था. अब हम लेके चलते हैं हमारी डिजीज़. ठीक है, हमारे एग्जाम में डिजीज़ आएंगी मेन, तो हम हमारी डिजीज़ को लेके चलते हैं. सो ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वो पूछ लेना. ठीक है, और जब आपके स्कूल ओपन होंगे ना बेटा, फिर मैं आपसे सब पूछूंगी. तो मैंने करा दिया है, अभी आपको क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आई रियली डोंट नो. तो हुआ नहीं है, ये तो हुआ नहीं है. ठीक है, तो विच चैप्टर इज गोइंग ऑन ओवर? चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ठीक है, क्लियर है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी डिजीज. तो बेटा इसमें जो सबसे पहले डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है, वी हैव टू स्टडी अ नंबर ऑफ डिजीज. तो सबसे पहले हमारी डिजीज रहेगी, वो रहेगी टाइफाइड. ठीक है, तो बेटा एक चीज याद रखना, जितने भी हम डिजीज पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसको कॉजेटिव एजेंट, कि किस वजह से वो बीमारी फैल रही है. ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके कॉजेटिव एजेंट. ठीक है, कि क्या कॉज है, क्या है जो बीमारी कर रहा है. फिर हम पढ़ेंगे इसमें एपिडेमियोलॉजी, की मतलब उसको स्प्रेड कौन कर रहा है. ठीक है, फिर अगर उसका कोई हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, फिर हम उसको स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट हम उसका ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड देन क्योर. ठीक है, ये सब हम हमारी आगे की डिजीज में, आगे के चैप्टर्स में बेटा स्टडी करेंगे. जिसको जो भी पूछना हो वो मुझसे पूछ लेना. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारी डिजीज है वो क्या है बेटा? टाइफाइड. तो टाइफाइड को हम स्टडी करते हैं. टाइफाइड को सबसे पहले आएगा पॉजिटिव एजेंट. कौन इसको कॉज कर रहा है, किसकी वजह से टाइफाइड होता है? द फर्स्ट हेडिंग वुड बी पॉजिटिव एजेंट. और अगर आप इसी तरह के नोट्स बनाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल लाइन पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी. ठीक है, पॉजिटिव एजेंट कौन कौन होते हैं? जो मेजर कॉज करता है, जो वो है सैल्मोनेला टाइफी. सैल्मोनेला टाइफी. ठीक है, ये सबसे मेजर कॉज होता है. लेकिन कई बार इसी स्पीशीज का एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसी जीनस का एक दूसरा ऑर्गेनिज्म भी होता है, कई बार वो भी कॉज कर देता है. ठीक है, तो चलिए हम उसका नेम भी देख लेते हैं. उसका नेम क्या होता है? तो कौन सा होता है बेटा? फर्स्ट सैल्मोनेला टाइफी एंड द सेकंड वुड बी सैल्मोनेला टाइफीमेरियम. नेक्स्ट कौन सा होगा? सैल्मोनेला टाइफीमेरियम. ठीक है, ये होगा टाइफीमेरियम. तो ये दोनों होते हैं जो क्या करते हैं, इस बीमारी को फैलाते हैं. और आपको पता होगा अबाउट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो जो सैल्मोनेला टाइफी है, ये कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. याद रखना, बैक्टीरियल डिजीज है ये, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नॉट वायरल डिजीज. इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज. और जो सैल्मोनेला टाइफी है, ये कैसा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. सैल्मोनेला टाइफी इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट इसमें हेडिंग आएगी वो क्या आएगी आपकी? एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी अगली वर्ड बार बार यूज होगी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही क्लियर करा दिए. एपिडेमियोलॉजी और स्प्रेड, ये बीमारियां फैलती कैसे हैं, क्या रीजन होता है. ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखोगे? थ्रू द इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज ऑफ intestinal discharge of typhoid carrier. टाइफाइड कैरियर, जो भी इसको कैरियर है इस बीमारी का, वो कौन है? सैल्मोनेला टाइफी. इसका जो इंटेस्टाइन का डिस्चार्ज होता है, वही क्या करता है बेटा? बीमारी को फैलाता है. इसको हम ओरल और एनल भी, डायरेक्ट और ओरल भी बोलते हैं. ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एंड ओरल.
ठीक है, तो किससे फैलता है? थ्रू द इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज ऑफ टाइफाइड कैरियर। जो सैल्मोनेला टाइफी है इसके किससे फैलता है ये बेटा? इंटेस्टाइन के डिस्चार्ज होने से। अब बात आती है इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बीमारी फैली कहाँ से है। इसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है। ठीक है, एक लेडी थी जो बाय प्रोफेशन क्या थी? कुक। ठीक है, कौन थी? एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी मेलोन। मैरी मेलोन ये बाय प्रोफेशन क्या थी? कुक। ठीक है, और इनको क्या था बेटा? टाइफाइड था, लेकिन इनको नहीं पता था कि इनको टाइफाइड है। तो ये जिसके लिए भी खाना बनाती थी, ये सब लोगों को क्या खिलाती थी? ये वो डिलीशियस डिशेज बना के खिलाती थी। तो क्या होता कि वो जो जितने भी लोग खाते थे उनकी बनाई हुई डिशेज, वो सब किससे सर्वाइव कर रहे थे? किससे कर रहे थे बेटा? वो सब भी टाइफाइड से सर्वाइव कर रहे थे। तो जो मैरी मेलोन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। मैरी मेलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। दैट्स वाई मैरी मेलोन इज ऑल्सो नोन एज बाय सम पीपल्स एज टाइफाइड मैरी। ठीक है, इनको ये ट्रांसमिट कर रही थी, कॉज नहीं कर रही थी, सिर्फ ट्रांसमिट कर रही थी। ठीक है, तो इनका नाम लोगों ने क्या रख दिया था? टाइफाइड मैरी। क्या नाम रख दिया था बेटा इनका? टाइफाइड मैरी, क्योंकि ये क्या कर रही थी? ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड कर रही थी। तो ये इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। इसके बाद इसमें आते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? ठीक है, कुछ सेम वजह मैंने आपको बताया था, जनरल सिम्टम्स होते हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं? जनरल होते हैं और स्पेसिफिक। तो इसमें कुछ ऐसा ही रहेगा, पहले हम हमारे जनरल सिम्टम्स देख लेंगे एंड देन स्पेसिफिक सिम्टम्स। तो सबसे पहले अगर हम सिम्टम्स की बात करती हूँ तो जनरल में आपका सेम वही हेडेक, बॉडी एक, फीवर, हेडेक, बॉडी एक और फीवर। ठीक है, ये क्या रहते हैं बेटे? जनरल सिम्टम्स रहते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ टाइफाइड क्लासिकल फीवर की, तो उसमें क्या होगा? उसके सिम्टम्स कुछ अलग हो जाएंगे। टाइफाइड क्लासिकल फीवर, सबसे पहले तो उसमें जो टेम्परेचर है वो शूट अप कर जाता है। ठीक है, फिर उसके और सिम्टम्स है जैसे कि टेम्परेचर स्पाइक, जो तेज बुखार होता है वो होता है दोपहर में। ठीक है ना, टेम्परेचर स्पाइक इन आफ्टरनून। दोपहर में बहुत तेज बुखार रहता है, सुबह शाम में ठंड लगती है और दोपहर में तेज बुखार। टेम्परेचर स्पाइक इन आफ्टरनून, दोपहर में टेम्परेचर होता है बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, और क्या क्या इसमें सिम्टम्स रहेंगे? और सिम्टम्स देख लेते हैं। स्पाइक इन आफ्टरनून एंड देन अगर जब सेकंड वीक होता है, कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, वो सर्वाइव कर रहा है किससे? टाइफाइड से। तो जब उसको सेकंड वीक होगा टाइफाइड से सर्वाइव करते करते, तब क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे? तब सिम्टम्स अपीयर होंगे जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है एट द सेकंड वीक। सेकंड वीक भी जो बैक्टीरिया है इसका इतना ज़्यादा असर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है अल्सरेशन इन इंटेस्टाइन। सब फर्स्ट सिम्टम ये आता है और सेकंड होता है अल्सरेशन इन इंटेस्टाइन। कि अगर किसी को टाइफाइड है तो उसके इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा? अल्सर। ठीक है, तो ये इसमें आ गए स्पेसिफिक सिम्टम में आ गए। ये जो नीचे है ये तो आपके हो गए जनरल सिम्टम्स, और जो ऊपर मैंने लिखा है ये आ गए आपके स्पेसिफिक सिम्टम्स। कि अगर किसी को टाइफाइड है तो डेफिनेटली उसको इंटेस्टाइन में अल्सर की प्रॉब्लम भी रहेगी और उसका टेम्परेचर रहेगा वो 103 टू 105 रहेगा इन द मिड नून। कितना रहेगा? 105। ठीक है, इन द मिड नून उसका टेम्परेचर इतना रहेगा। ओके, इसलिए जो ड्यू टू द अल्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर टाइफाइड है तो बहुत लाइट खाना खाना चाहिए, ऐसा कि जो इसको लिवर इजली डाइजेस्ट कर सके। ठीक है बेटा, और इसका चलिए मैं ऊपर दे देती हूँ, यहाँ मैंने ग्राम नेगेटिव को रख करके। इसके कुछ सिम्टम्स और होते हैं। सिम्टम्स जैसे कि
जो अंदर सिम्टम्स रहेंगे वो रहेंगे इसके रोज, कलर, रैशेज, रैश ऑन चेस्ट पे और ब्रेस्ट पे रेड और रोज कलर के, जैसे रेड कलर हो गया, रोज का कलर होता है ना, इस कलर के क्या हो जाएंगे बेटा, वहाँ पे पैचेज हो जाएंगे या फिर रैशेज हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए टेस्ट भी होता है। अगर किसको टाइफाइड है, टाइफाइड टेस्ट करा लो तो वो टेस्ट कौन सा होता है, वीडल टेस्ट। कौन सा टेस्ट कराते हैं इसमें, वीडल टेस्ट। इट इज द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द टाइफाइड। ठीक है, क्लियर है। ट्रीटमेंट की बात करती हूँ, इसका ट्रीटमेंट कौन सा रहेगा, ट्रीटमेंट क्या रहता है इसका, एंटीबायोटिक्स। ट्रीटमेंट तो बस यही है, अगर किसी को हो गया है तो एंटीबायोटिक्स ही होती है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, सबको पता है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एंटीजन। ठीक है, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फॉरेन पार्टिकल और एंटीजन्स। क्लियर है, ये आपका इसका ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका इसका प्रोफाइलिक्सिस। प्रोफाइलिक्सिस हम क्या किसको कहते हैं, इसलिए बोल रही थी कि पहले वीडियो सारी देख के आना तभी पता लगेगा। तो देखो जैसे क्या क्या कर लिया बेटा, टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ लिया, इसकी जैसे जैसे मैंने आपको टर्म्स बताई थी उसी सीक्वेंस में पढ़ाया है। सबसे पहले पॉजिटिव एजेंट, देन एपिडेमियोलॉजी, फिर उसके पीछे की स्टोरी, देन सिम्टम और देन ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी आपके प्रिवेंशन से आते हैं, प्रिवेंशन भी बताऊंगी, लिख लीजिए इसको आप। तो चलिए प्रिवेंशन देख लेते हैं, उसके बाद हम हमारी फर्दर डिजीज करेंगे। प्रोफाइलिक्सिस और प्रिवेंशन। ठीक है, समझ जाना है प्रिवेंशन से। जो इसकी प्रिवेंशन है वो सिर्फ क्या है, वैक्सीनेशन, कि पहले से ही इसके लिए वैक्सीन लगवा ली जाए। ठीक है, और वैक्सीन कौन सी लगती है इसमें, TAV वैक्सीन लगती है, दैट इज टाइफाइड A वैक्सीन एंड टाइफाइड B वैक्सीन। Depend on the strain of the bacteria. Typhoid A vaccine and typhoid B vaccine. Typhoid B vaccine. ठीक है, तो ये होती है किसके बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी किसके बारे में थी बेटा, जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन थी टाइफाइड के बारे में। इसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट डिजीज आएगी, दैट इज निमोनिया। ठीक है, क्लियर है सबको, क्या क्या पढ़ लिया इसका, कॉजेज, एपिडेमियोलॉजी, हिस्ट्री, देन उसके बाद क्या पढ़ा है बेटा, सिम्टम्स, आफ्टर दैट प्रोफाइलिक्सिस, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। कि किसी को हो जाए तो वो ठीक कैसे कर सकता है, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं, मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट डिजीज, दैट इज निमोनिया। चलिए सेकेंड डिजीज इज निमोनिया। It is also a bacterial disease. ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो कॉजेटिव एजेंट कौन होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई बैक्टीरिया ही होगा। कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया कौन कौन सा होता है, डिप्लोकोकस निमोनिया, इसमें P साइलेंट रहेगा, डिप्लोकोकस निमोनिया, अनदर वुड बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया,
The next is Haemophilus influenza. ये 3 हैं जो कि मेजर पॉजिटिव एजेंट्स हैं, ठीक है। डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दीज आर द प्रीडोमिनेंट पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं? प्रीडोमिनेंट पॉजिटिव एजेंट होते हैं। लेकिन कई बार अदर स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म भी निमोनिया कॉज कर देते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा वायरसेस। माइकोप्लाज्मा वायरसेस भी निमोनिया कॉज कर देता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो बैक्टीरियल ही रहता है, माइकोप्लाज्मा वायरसेस। ओके, नेक्स्ट सेम वही हेडिंग हमारी एपिडेमियोलॉजी। ये जो डिजीज है ये फैलती कैसे है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्या रीजन है इसके पीछे। जैसे हमने भी टाइफाइड में पढ़ा है, ऐसे ही हमारा निमोनिया में भी आएगा। इसमें क्या होगा? ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन। किस तरह का इन्फेक्शन है? एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, जो कि किसकी वजह से होता है कि जब कोई निमोनिया से इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है और उसी एयर में जब कोई और ब्रेथ करता है, ठीक है। ये कैसा है बेटा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जिसको एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और एयरबॉर्न इन्फेक्शन, और एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी हम इसको बोलते हैं। एपिडेमियोलॉजी के बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं? सिम्टम्स, कि अगर बीमारी हो जाती है तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे, सिम्टम्स क्या रहेंगे निमोनिया के। सेम वही, पहले हम जनरल सिम्टम्स पढ़ेंगे, आफ्टर दैट स्पेसिफिक सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स इसकी भी सेम वही है, फीवर, बॉडी एक, हेडेक, बॉडी एक, हेडेक, ठीक है। ये इसके क्या रहेंगे बेटा? कुछ जनरल सिम्टम्स रहेंगे, और फिर इसके बाद आप क्या जाएंगे? कैसे सिम्टम्स? स्पेसिफिक सिम्टम्स। जैसे कि हमने टाइफाइड में पढ़े थे, ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है, तो इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वही इफेक्ट होगा, जैसे कि ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, लंग्स, ठीक है। ये सब जो ऑर्गन्स हैं ये क्या रहते हैं? इसमें इफेक्टेड रहते हैं। तो जो उसके सिम्टम्स हैं वो कुछ इस तरह से ही हैं, जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड लिम्फ इन ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में म्यूकस की एक लेयर एक्यूमुलेट हो जाती है, और अगर ये लेयर ज़्यादा ठीक हो जाती है, ज़्यादा मोटी हो जाती है, तो रेस्पिरेशन में, सांस लेने में, ब्रेथिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। क्या होता है? ब्रेथिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। इसकी वजह से अगर म्यूकस या लेयर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है इन द ट्रैक्ट ऑफ ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग। डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, ठीक है। So difficulty in breathing, accumulation of mucus and lymph in the bronchioles, ठीक है। इसके बाद भी आपको कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक रहती है, इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया टिल 1 to 2 weeks, तो उसमें क्या होगा कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ड्रॉप होने लगता है। उस कंडीशन में क्या होगा? नेल्स एंड लिप्स टर्न्स ब्लू ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेल्स एंड लिप्स बिकम ब्लू। ये क्या हो गया? स्पेसिफिक सिम्टम हो गया है, जो सिर्फ और सिर्फ निमोनिया में नहीं होगा। ये किसी और बीमारी, किसी और डिजीज में ये सिम्टम अपीयर नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ किसमें होते हैं? ये सब निमोनिया में। और अगर ये हो जाता है तो सेम अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ट्रीटमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक होता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स।
प्रोफाइलिसिस सबके वैरी कर सकते हैं, बट ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स ही होगा। हाँ, वो एंटीबायोटिक्स का जो सॉल्ट रहेगा वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम डिजीज टू डिजीज। क्लियर है? तो ये थी हमारी सेकेंड डिजीज, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा? पॉजिटिव एजेंट्स, इसमें आपके जो प्रीडोमिनेंट थे वो था बैक्टीरिया, और इन ऑल्टरनेट वे वायरस भी हो सकता है। देन एपिडेमियोलॉजी, मीनवाइल द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। आफ्टर दैट सिम्टम्स के बाद फिर हमने क्या किया? स्पेसिफिक सिम्टम एंड देन ट्रीटमेंट, कि इस बीमारी का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी सेकेंड डिजीज़ भी कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए इसके बाद अब हम हमारी नेक्स्ट डिजीज़ करते हैं, द थर्ड और फोर्थ डिजीज़। ठीक है, थर्ड और फोर्थ डिजीज़ काफ़ी सिमिलर सी हैं, उनका ट्रीटमेंट भी सेम है, प्रोफाइलिसिस भी सेम है, तो हम उनको साइड बाय साइड पढ़ेंगे, जैसे कि डायप्थेरिया एंड पर्ट्यूसिस। थर्ड एंड फोर्थ हम साइड बाय साइड पढ़ेंगे, दैट इज डायप्थेरिया एंड पर्ट्यूसिस। इतने आप इसको लिखिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बेटा डायप्थेरिया और पर्ट्यूसिस मैं आपको अब करा दूंगी, इसके बाद जो आपकी डिजीज रह जाती है आप एक बार उनके नेम सुन लीजिए। दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के बाद कॉलेरा एंड लेप्रोसी। आफ्टर दैट प्लेग्यू के बाद क्या रहेगा? चिकन पॉक्स, देन मिजलस और ये मिसल्स, पोलियो, मलेरिया। ठीक है, जिसमें आपको जो मलेरिया है वो कंप्लीट डिटेल में है। आफ्टर दैट एम्यूबियोसिस, हेलमेंथस, हेपेटाइटिस एंड एड्स। ठीक है, मीनवाइल अभी आपके इसके बाद अप्रॉक्स 10 डिजीज और रहती है। कितनी डिजीज और रहती हैं? 10 डिजीज और रहती है। ओके, तो चलिए अब हम थर्ड और फोर्थ डिजीज स्टार्ट करते हैं, दैट इज डायप्थेरिया एंड पर्ट्यूसिस। डायप्थेरिया एंड पर्ट्यूसिस। तो इनको इनमें कंपैरिजन के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोनों का पॉजिटिव एजेंट की कॉज कौन कर रहा है इसको? तो कौन कर रहा है? किसकी वजह से होती है? कैरिड बाय बैक्टीरिया। विच बैक्टीरिया? डायप्थेरिया। बैक्टीरियम, उस बैक्टीरियम का नेम भी डायप्थेरिया है। ठीक है, और पर्ट्यूसिस किसके थ्रू होती है? बॉर्डिनेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डिनेला पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी। स्प्रेड कैसे होती है? सेम है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये भी सेम रहेगा, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओके, आफ्टर दैट अब इसमें आएगा सिम्टम्स। इनके बस ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, वो किसकी वजह से है? पॉजिटिव एजेंट की वजह से और सिम्टम्स की वजह से। इनके जो सिम्टम्स एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं? पॉजिटिव एजेंट की वजह से कर रहे हैं, मतलब दोनों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ही डिजीज है। इन्फ्लेमेशन ऑफ
nasal epithelium, respiratory tract get ब्लॉक्ड, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। और ये सबसे कॉमन किस में है? इन चाइल्ड्स बिलो 5 years, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें काफी कॉमन होती है डिजीज। ठीक है, और अगर मैं किसकी पर्ट्यूसिस की बात करती हूँ, पर्ट्यूसिस के सिम्टम्स क्या रहते हैं? ठीक, म्यूकस डिपोजिशन, तो ये डिफरेंट है तो मैंने इसका पार्टीशन कर दिया। ठीक, डिपोजिशन ऑफ म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, देखो दोनों में अब डिफरेंस आएगा। यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहाँ पे भी। ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है, वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की है, तो दोनों में अंतर कहाँ पे आएगा? अंतर आएगा इसमें स्ट्रेट कि इसमें जब थिक डिपोजिशन ऑफ म्यूकस होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो सांस लेते वक्त एक अजीब सी साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, एक अलग सी साउंड क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इस डिजीज को क्या कहा जाता है? वूपिंग कफ भी कहा जाता है। दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज वूपिंग कफ, क्योंकि सांस लेते वक्त जो आवाज आती है वो कैसे होती है? वूपिंग होती है। ठीक है, तो कैसे साउंड क्रिएट होती है? यहाँ पे वूपिंग साउंड क्रिएट होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वूपिंग कफ भी कहते हैं। तो इसके कॉमन सिम्टम्स हमारे यही रहेंगे। ठीक है, तो सिम्टम्स देख लिए हमने, पॉजिटिव एजेंट्स देख लिए हैं, एपिडेमियोलॉजी। अब बात आता है कि इसके प्रिवेंशन क्या रहेंगे, क्या इसके प्रिवेंशन रहेंगे और क्या ट्रीटमेंट रहेगा। ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, दैट इज एंटीबायोटिक्स। ट्रीटमेंट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, दैट इज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और अगर वैक्सीन की बात करती हूँ जो उनके प्रिवेंटिव मेजर है, वैक्सीन दोनों में सेम है, दैट इज डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन से आप क्या समझते हैं? डी रिप्रेजेंट्स बैक्टीरिया, पी रिप्रेजेंट्स पर्ट्यूसिस एंड टी रिप्रेजेंट टिटेनस। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट होता है? टिटेनस। तो इसलिए ये जो वैक्सीन है इसको ट्रिपलेट एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको बेटा? ट्रिपलेट एंटीजन वैक्सीन भी कहते हैं। ओके, तो ये थी हमारी थर्ड और फोर्थ डिजीज, दैट इज डायप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारी ये दोनों डिजीज भी खत्म हो जाती है। यहाँ पे आपकी सिमिलैरिटी और डिसमिलैरिटी दोनों को क्या कर सकते हैं? क्लियरली देख सकते हैं, दोनों में अंतर समझ सकते हैं कि चीज यहाँ पे हमने इनको कॉमन लिखा है और कुछ भी यहाँ पे हमने इनको डिफरेंट लिखा है। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, जिसे जो भी डाउट आए वो पूछ लेना, अपने डाउट क्लियर रखना बेटा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड।